गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी आज काफी सारी न्यूज सामने आई है और सभी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, साउथ चाइना सी ऑकस, मणिपुर इंसिडेंट में बांग्लादेश द्वारा किसी तीसरे देश का हाथ होने की आशंका जताए जाना, इजराइल को भेजे गए 27 टन वेपन को लेकर आए भारत के पड़ोसी देश का रिएक्शन, ये सभी न्यूज शामिल है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं आज की टॉप 10 खबरों के बारे में। 2-3 दिन से हमारी पहली खबर इलेक्शन को लेकर ही होती है और एक बार फिर से पहली खबर इलेक्शन को लेकर ही सामने आ रही है, जहां पर चीन की ओर से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अगर एक बार फिर से पीएम बनते हैं तो किस तरह से ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगा, इसके ऊपर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। दरअसल चीन के एक बड़े थिंक टैंक सेंट्रल फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार चीन मानता है कि अगर पीएम मोदी एक बार फिर सत्ता में आते हैं तो ये चीन के लिए भू राजनीति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यानी कि जो अभी तक भारत चीन के ऊपर आरोप लगाता था, चीन उल्टा भारत के ऊपर यह आरोप लगा रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में माना गया है कि पीएम मोदी आते हैं तो भारत के रिलेशन साउथ चाइना सी के देशों के साथ मजबूत होंगे, जिससे चाइना को काफी ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद चीन के इस थिंक टैंक ने माना है कि मोदी एक बार फिर से भारतीय राजनीति में लौट कर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि भारत ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक मार्केट में जिस तरह से यूरोपियन देशों के साथ साझेदारी की है, उससे चीन के मार्केट को काफी नुकसान हो रहा है और धीरे धीरे हर सेक्टर में भारत इस तरह के इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है। दोस्तों, इस थिंक टैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट से पता लगता है कि इस समय चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पीएम मोदी वापस सत्ता में आए। इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने चीन के ऊपर इस समय काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चीन को रूस का कठपुतली करार दे दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि चीन शांति समझौते पर बार बार टांग अड़ा रहा है और रूस के कहने पर वह ऐसा कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन भारी मात्रा में रूस को हथियार उपलब्ध करा रहा है, ये भी दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया है और कहा है कि अमेरिका और हमारी खुफिया एजेंसी ने इसका पता लगाया है। दरअसल स्विट्जरलैंड की तरफ से एक शांति समझौता पेश किया गया था जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन ने बाकी सभी देशों के नेताओं को वार्ता में शामिल न होने के लिए दबाव डाला और रूस के कहने पर हर काम चीन इस समय कर रहा है, इसीलिए उन्होंने चीन को रूस का कठपुतली करार दे दिया है। इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी खबर की तरफ। ये खबर एक बार फिर से साउथ चाइना सी से आ रही है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि साउथ चाइना सी में इस समय काफी ज्यादा टेंशन चल रही है। एक तरफ चीन फिलीपींस से उलझ रहा है तो दूसरी ओर ताइवान पर काफी ज्यादा आक्रामक हुआ है। जब से ताइवान के नए राष्ट्रपति ने सत्ता संभाली है तब से ही चीन बौखलाया हुआ है और अब एक बार फिर से बड़ा युद्ध अभ्यास ताइवान की सीमा के बेहद करीब शुरू हो चुका है और ताइवान को ये दिखाने की कोशिश चीन कर रहा है कि हम जब चाहे ताइवान पर हमला करके उसे अपने में शामिल कर सकते हैं। अब इसी के जवाब में अमेरिका ने एशियाई देशों के साथ सैन्य गठजोड़ बनाना शुरू कर दिया है। अब इसके पीछे कारण यह है कि चीन के रक्षा मंत्री ने ताइवान पर कब्जा करने की धमकी दी थी और उसके बाद विदेश मंत्रालय ने भी इस तरह की धमकी दी थी, जिस कारण से इस समय अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को साथ लेकर चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए सिंगापुर में मीटिंग की। हालांकि इसका कारण नॉर्थ कोरिया भी है, जिसका साउथ कोरिया के साथ एक नया विवाद शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि कूड़े वाले इंसिडेंट पर मैंने परसों की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया की ओर से कूड़े से भरे गुब्बारे साउथ कोरिया की तरफ भेजे जा रहे हैं। इसके बाद उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया जो कि साउथ कोरिया की सीमा के बेहद करीब से गया। यही कारण है कि इस एरिया में टेंशन काफी ज्यादा है और अमेरिका अब एक्टिव हो चुका है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ा, क्या अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका चीन के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति से ताइवान का साथ देगा या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ और ये खबर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। हाल ही में अमेरिका की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को आरोपी करार दिया, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में रशिया आ गया है। रूस की तरफ से ये कहा गया है कि ये अमेरिकी गवर्नमेंट की एक साजिश है अपोजिशन को पूरी तरह से खत्म करने की। इसी वजह से इलीगल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि 11 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप केस का फैसला आना है और इसी में पता चलेगा कि आखिर उन्हें कितने समय की जेल हुई है। हो सकता है कि उन्हें 6 महीने के अंदर ही छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 4 साल तक की सजा
डोनाल्ड ट्रंप को दी जाए। इसके बाद उनके चुनाव लड़ने पर एक सवालिया निशान लग जाएगा। वैसे जिस तरह से अमेरिका भारत के चुनाव और हमें ह्यूमन राइट्स का ज्ञान देता है, क्या भारत को भी इस मामले में कुछ बयान अमेरिका के खिलाफ देना चाहिए या फिर भारत को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की 5वीं खबर की तरफ। ये खबर भारत के जीएसटी कलेक्शन को लेकर सामने आ रही है, जिसने एक बार फिर से अपने सभी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 2024 मई तक ग्रोस जीएसटी कलेक्शन हमारा 3.36 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि सालाना आधार पर 11.3% की बढ़ोतरी है। वहीं मई के महीने में हमारा जीएसटी कलेक्शन 1.73 लाख करोड़ था। साफ है कि भारत का जीएसटी कलेक्शन अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, जो कि भारत के ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी छठी खबर की तरफ, जो कि रूस की एक बड़ी स्ट्रेटेजी को लेकर है, जिसको लेकर इस समय अमेरिका समेत नाटो देश घबराए हुए हैं। दरअसल वेस्टर्न मीडिया एक रिपोर्ट को काफी ज्यादा इस समय पब्लिश कर रहा है। इनका मानना है कि रूस शायद कुछ बड़ा करने जा रहा है। हुआ यूं है कि जो स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इसको वाटर बाउंड्रीज बनाने के लिए यूज किया जाता है और इसको बॉयज कहते हैं। अब इस्टोनिया, जो कि एक नाटो देश है, वह एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है रूस के साथ, जिसमें वाटर और लैंड दोनों बॉर्डर आते हैं। लेकिन रूस अब इस बॉर्डर से इसी बॉयज को काफी तेजी से हटा रहा है, जिसकी वजह से इस्टोनिया में पैनिक का माहौल है। और न सिर्फ इस्टोनिया में बल्कि नाटो देशों की तरफ से भी इसे कंडेम किया गया है। इस्टोनिया को लगता है कि एक और इन्वेजन करने की तैयारी इस समय रूस कर रहा है। आपको बता दे, इस्टोनिया कभी यूएसएसआर का मेंबर हुआ करता था, लेकिन अब उसने नाटो ज्वाइन कर लिया है। यही कोशिश यूक्रेन ने करने की थी, जिसकी वजह से युद्ध हुआ और अब इस्टोनिया में डर का माहौल है। हालांकि वह ऑलरेडी नाटो मेंबर है। आपको क्या लगता है कि क्या रूस सच में इस्टोनिया पर इन्वेजन करने की तैयारी कर रहा है या फिर रशिया एक और युद्ध करने की गलती नहीं करेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि मणिपुर को लेकर सामने आ रही है। मणिपुर को लेकर बांग्लादेश की तरफ से एक काफी बड़ा क्लेम किया गया है। सदरुल अहमद खान, जो कि मेंबर है बांग्लादेश अवामी लीग प्लानिंग एंड फाइनेंस अफेयर सब कमेटी के, उन्होंने ये क्लेम किया है कि मणिपुर में जो ये दंगा हुआ है, इसमें अमेरिका का हाथ है। उन्होंने कहा है कि ये घटना वेकअप कॉल है इस पूरे रीजन के लिए और इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट पक्का है और उन्होंने इसमें आइडेंटिफाई किया है अमेरिका का हाथ। हालांकि उनकी इस बात को कितना सीरियस लिया जाए या ना लिया जाए, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मणिपुर इंसिडेंट में किसी थर्ड पार्टी के हाथ होने से इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि इस समय अमेरिका और बांग्लादेश के बीच काफी ज्यादा रिश्ते खराब चल रहे हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की तरफ से भी ऐसा ही कुछ बयान दिया गया था कि कोई एक क्रिश्चियन कंट्री है जो कि हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उनका इशारा भी अमेरिका की तरफ ही था। ऐसे में ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या मणिपुर इंसिडेंट में किसी थर्ड पार्टी का हाथ हो सकता है या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारी अगली खबर में बढ़ने से पहले एक पर्सन का एक कमेंट आया था कि हम ऑडियंस की राय क्यों पूछते हैं हर एक न्यूज के बाद। तो इसका कारण है कि हर पर्सन का अपना व्यू पॉइंट और नॉलेज होती है और वर्ल्ड अफेयर्स को समझने का एक अपना प्रोस्पेक्टिव होता है। कई सीनियर सिटीजन भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। वहीं इसमें मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं, इससे ये पता लगता है कि एक आम जनता का किसी भी टॉपिक या किसी भी देश को लेकर क्या मूड है और क्या सेंटीमेंट है। इसीलिए हम आपकी राय पूछते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बेझिझक किसी भी टॉपिक पर दे सकते हैं। आप लोगों का कमेंट मैं पढ़ता हूं और लाइक भी करता हूं और कई लोगों से हमें भी काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। बहरहाल बढ़ते हमारी नेक्स्ट खबर की तरफ, जो कि डिफेंस सेक्टर से निकल कर आ रही है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत की ही कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वहीं इस डील के तहत HAL क्रिटिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा भारत की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल के लिए, जो कि कोचिन शिपयार्ड बना रही है। ये पूरा एग्रीमेंट 1173.26 करोड़ रुपए का यानी $147 मिलियन का हुआ है। वहीं 2026 से 29 के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, जिसके तहत HAL मैन्युफैक्चर और सप्लाई करेगा 6 सेट LM-2500 गैस टरबाइन को। यह देखकर अच्छा लग रहा है कि भारत की ही कंपनी किसी दूसरे देश से डील करने की बजाय अब खुद आपस में ही जो तकनीक हमारे पास है उसकी डील कर रही है। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की आखिरी खबर की तरफ, जो कि इजराइल से सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि भारत ने 27 टन गोला बारूद इजराइल को भेजा है। इस बात का खुलासा स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से किया गया था। हालांकि इसके बाद इस जहाज को चेक गणराज्य ने अपना करार दिया था कि भारत से यह हथियार उनके देश में आ रहे हैं। हालांकि इस पर कोई भी ऑफिशियल क्लियरेंस भारत की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि
कि ये हथियार भारत ने इजराइल में भेजे हैं। ऐसे में इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तान के पूर्व अफसर और रक्षा एक्सपर्ट राशिद जंजवा ने कहा है कि भारत का कार्गो जहाज गोला बारूद लेकर इजराइल जा रहा है। यह एक ऐसे वक्त हो रहा है जब तकरीबन पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ है। इसमें यूरोप से लेकर अरब तक सभी देश गाजा में शांति की अपील कर रहे हैं। इस वक्त मुश्किल के 2-3 मुल्क है जो इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं। इसमें एक खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाला भारत भी है। वहीं इसी बीच पाकिस्तान एक्सपर्ट को अपना करगिल युद्ध याद आ गया। जंजवा ने आगे कहा, इजराइल से भारत का गठजोड़ पुराना है। इजराइल ने करगिल के वक्त भारत को ऐसे हथियार और तकनीक दी थी जो उसके बहुत काम आई थी। चीन बॉर्डर पर भी इजराइल के हथियार भारतीय सेना के काम आ रहे हैं, यानी भारत को इजराइल से मदद मिलती रही है। आज ऐसा वक्त आया है कि इजराइल दुनिया की आलोचना का सामना कर रहा है और उसके पास हथियारों की कमी है। तो आज भारत इजराइल के साथ खड़ा है। देखा जाए तो पूरे भारत में मेजोरिटी लोग और देश की सरकार इजराइल के साथ खड़ी है। और भारत ने 7 अक्टूबर को ही जब इजराइल पर हमला हुआ था, उस समय हमने उसको कंडेम किया था और उसे एक आतंकवादी हमला करार दिया था, जो कि भारत के स्टांस को क्लियर कर देता है। हालांकि भारत फिलीपींस के आम लोगों की जान जाने के भी खिलाफ है, लेकिन उन आतंकवादियों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये भी भारत की मांग है। यही कारण है कि भारत इजराइल के साथ इस समय खड़ा है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से आप किसकी साइड में है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।